इस एआई के दौर में क्या नालायक लोग भी इसको ट्रांसेंड करेंगे या एआई क्या नालायकों को निकाल देगी, या अमेज़न की फील्ड में जो जो काम आप कर रहे हैं एआई कितने परसेंट कर लेगा और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कितनी ज़रूरत रहेगी इन फ्यूचर? एआई के आने से जो है बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी तक हमारी इंडस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन येस, मूविंग अहेड वी आर सीइंग इट। अगर आप इसमें अपने काम में एआई को नहीं लेके आते हैं सो यू विल लूज डाउन द रोड। मुझे उस दिन एक बंदा मिला, कहता है उस्ताद जी एआई आ गई है, उन ताड़ा काम नहीं चलना। मुझे हमेशा एआई से ये प्रॉब्लम है कि वो एक तो आपसे आपकी मसल मेमोरी छीन रही है, आपसे आपकी क्रिएटिविटी छीन रही है, और दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक ब्लैक बॉक्स है। वो आपको लॉग नहीं दे रही कि मुझसे ये गलती हुई थी तो ये इस वजह से हुई थी और इसको ठीक कर लो। इसमें ऐसे ही है। अभी हम, जैसा मैंने अभी भी बताया, हम एआई इनेबल्ड होना चाहते हैं, बट ऑन दोज थिंग्स ओनली जो एजेंटिक है, जो रेपिटेटिव है। जो हमारी टारगेट मार्केट में लोग बैठे हैं और वो लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं कि वो देखो वो तो बुगाटी में फिर रहा है। इवन के पढ़े लिखे लोगों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं यार उस ट्रेडर का क्या सीन है। मैंने कहा बुगाटी का नंबर सर्च ही कर लो किसके नाम पे है। उनके लिए फिर आपका क्या जवाब है, क्या करें वो? वही बात है कि एक बारी या तो डांस के सीख लें, एक बारी डांस खा लो, फिर लाइफ टाइम सीख जाओ। हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीदर और आप देख रहे हैं अनदर पॉडकास्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मोखू। मोखू में जैसे कि हम पहले भी आपके सामने लेकर आते रहे हैं, द थॉट्स एंड प्रोसेसेस ऑफ सैयद मोइज़ असद, द वेरी डायनामिक सीईओ ऑफ मोखू। ये कंपनी को स्क्रैच से लेके क्लोज टू $1 million ऑफ एवेल्यूएशन लेके जाने ही वाले हैं अनकरीब। यूल हेयर द गुड न्यूज़। लेकिन ये कंपनी की वैल्यूएशन है, इनकी पर्सनल नेटवर्थ नहीं, इसलिए जो भी इस बारे में रिपोर्ट करने वाला है वो देख के करे। ये खुद सैलरी लेते हैं मेरी तरह अपनी अपनी कंपनी से, तो हम भी मुलाजिम लोग ही हैं, बट ये है कि अपनी सर्विसेज में और अपनी कंपनी के साथ ऑनेस्ट है। मोइस, ये जो एआई हुई पई है हर जगह, और आप देख रहे हैं कि लोग एआई से ये कर रहे हैं, कोई वो परप्लेक्सिटी से कोई अपने वालिद तक पहुंच पा रहा है जो कि उसको नहीं पता कि कौन है, लेकिन वो परप्लेक्सिटी उसको बता रही है कि ये तुम्हारे वालिद हैं। मतलब मैंने एक बंदे पे आज रैकी करनी थी तो मैंने उसकी रिवर्स इमेज की, तो उसने मुझे कहा कि ये तो जियो न्यूज़ का एक एंकर है। समझ रहे हैं आप? जबकि वो नहीं था, लेकिन उसने कहा मेरे हिसाब से एआई ने ये बंदा यही फाइनल है। तो मैंने कहा गुड, ठीक है, बैड एआई। तो ये एआई बहुत हो रही है, और आई थिंक ऑपरेशनल लेजिटिमेसी के अंदर ये लोग काफ़ी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग मार्केटिंग में भी कर रहे हैं। मुझे भी कई लोग आगे कह रहे हैं कि आप एजेंटिक नहीं कर रहे और आप हमारा एआई ले लें, और उनको मैं कह रहा हूँ कि गेट आउट, कि एआई तो नहीं, आप मेरे से कोई और चीज़ ले लें। हाउ डज दैट प्ले अ रोल इन योर ऑपरेशंस? आप एआई को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, और मुझे ये बताएं कि इस एआई के दौर में क्या नालायक लोग भी इसको ट्रांसेंड करेंगे, या एआई क्या नालायकों को निकाल देगी, या अमेज़न की फील्ड में जो जो काम आप कर रहे हैं एआई कितने परसेंट कर लेगा और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कितनी ज़रूरत रहेगी इन फ्यूचर? ओके, सो एआई, ज़ाहिर है एआई के आने से जो है बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। सो अभी तक हमारी इंडस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन येस, मूविंग अहेड वी आर सीइंग इट कि अगर आप इसमें अपने काम में एआई को नहीं लेके आते हैं सो यू विल लूज डाउन द रोड, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स अपनी कॉस्ट सेविंग में एआई को ले आए होंगे, और आप क्योंकि नहीं लेके आए हो तो आप कंपटीशन में डाई करते जाओगे, आप नीचे आते रहोगे। सो अभी तक हमारी, अगर हम बात करें कि हमने एआई को किस तरह से अभी तक देखा है, हम अभी उसको इनिशिएट कर रहे हैं। हम अपने जितने कोई एजेंटिक काम, रिपीटेटिव से प्रोसेसेस हैं, उसमें उनको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम एफिशिएंसी, हमारा एआई को लेके आने का ना एक मेजर एजेंडा है। वी आर नॉट जस्ट वर्किंग ऑन द कॉस्ट सेविंग, बिकॉज वी नो इट कि इसकी जो भी टोकन कॉस्ट है या ओवरऑल कॉस्ट है वो किसी इंसान से कम नहीं है, बट इट हैज़ मोर एफिशिएंसी दैन अ ह्यूमन। इट वर्क्स 24/7। ना उसने बीमार होना है, ना उसकी पुप्पी की डेथ होनी है, उसने रोज़ काम करना है, हर टाइम काम करना है। सो ये एक मेजर चीज़ है, और अगेन उसने उस प्रिंसिपल्स को लेके चलना है, उन चीज़ों को फॉलो करना है जो एक बारी आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी। सो अपनी इंट्वीट नहीं है उसकी, उसने वो गलतियाँ नहीं करनी है जो एक इंसान कर सकता है। मतलब जहाँ पे इंसान के कोई खालू फौत होने हैं, उसके खालू फ्लेयर फौत हो जाने हैं, क्लाउड फ्लेयर नहीं चल रही उस दिन, और इस तरह के मसाइल आने हैं, बट ये है कि आप उसको ये नहीं कहेंगे कि यार तुम्हें कहा भी था ये ना करो, ये नहीं आप उसको कहेंगे कभी भी। बिल्कुल। तो ये तो है। तो इस एजेंटिसिज्म को आप लेके, तो आप फिर एआई इनेबल्ड अमेज़न वेब
एजेंसी हैं, इसका मतलब ये हुआ? अभी हम हो रहे हैं, अभी हम अच्छा, ठीक है, मुकम्मल इस on your तरफ way नहीं है। towards। यस, वी आर ऑन तो आवर उस वे। पे हमेशा फिल्टर रहेगा ह्यूमन का कि नहीं? और कुछ चीज़ों में तो रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में ह्यूमन इंटरवेंशन तब तक रहेगा जब तक हम किसी उस चीज़ पे किसी एआई को ओनरशिप या उस पे अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, जैसे हमारे ऑर्डर का प्रोसेस है। तो एक फाइनल अथॉरिटी एक ह्यूमन की रहेगी ठीक है। अनटिल द प्रोसेस के हम कहेंगे अब एआई की तो 100% सक्सेस रेट, हाँ, ठीक है। क्योंकि उसकी अनसक्सेसफुल रेट हो सकता है अगर 1% भी, तो वो बहुत मेजर इम्पैक्ट भी कर सकता है। लेट सपोज हमारे 10 ऑर्डर्स हैं, 10 में से एक ऑर्डर ऐसा था जो $1 लाख का था हाँ और उसने वही गलत लगा दिया, हाँ, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूमन ने? नहीं, एआई ने। एआई ने, ठीक है। एग्जैक्टली। तो एआई जो जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं, फिर जैसे कोल्ड कॉलिंग का प्रोसेस है, सप्लायर्स के साथ बात करने का प्रोसेस है, इंट्यूट इन्वॉल्व रहेगी, इंस्टिंक्ट इन्वॉल्व रहेगा, वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन तो रहेगी। गट फॉर श्योर। हाँ, गट फील। बिल्कुल। तो आपके डिसीजन मेकिंग में अगर हम एलोकेट करें कि कितने % आपके तजर्बे, गट फील भी तजर्बे की बेस पे ही बनती है, कितने % गट फील सुपरसीड करती है और कितने % डेटा ड्रिवन रिजल्ट सुपरसीड करते हैं, तो इसकी क्या परसेंटेज डिवीजन होगी? अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो इट्स 80-20, 80% ऑन डाटा ड्रिवन एंड 20% ऑन द गट। गट, ओके। या क्योंकि मैं रैशनल इंसान हूँ और मेरे फैमिली को मुझसे प्रॉब्लम भी है इसमें कि भाई तुम में जज्बात नहीं है, तो हमें एक्सप्रेस नहीं करना आता। सो आई एम मोर मेरे तो ख्याल से ऐसे लोग बेहतरीन लोग होते हैं, बट मेजोरिटी शायद इमोशनल ड्रिवन है। तो हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो कहेंगे ये हमें इक्वली वार्म नहीं कर पा रहा है, इधर जो हमारे अंदर ड्राइव है वो उसके अंदर भी ड्राइव है, मतलब हाथ जोड़ ले मीटिंग में तो फिर ये बंदा फाइनल होगा। अच्छा, एनीवेज, तो आप एआई इनेबल्ड बनने की तरफ जा रहे हैं। मुझे एआई इनेबल्ड बनने से हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, पर्सनली स्पीकिंग, आपको पता है मैं एआई से एक चालू इंसान हूँ। तो मुझे इसमें हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि एक तो वो आपसे आपकी मसल मेमोरी छीन लेता है, क्योंकि वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेता है। क्योंकि मुझे उस दिन एक बंदा मिला एक जगह पे, वो कहता है उस्ताद जी, अंदरून का था वो, तो वो कहता है कि उस्ताद जी एआई आ गई है, हुण ताड़ा काम नहीं चलना। मैं कहा अच्छा जी, किस तरह? कहता है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 4-4 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਸਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ AI। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ B2B ਸੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? मैं क्या कि मैं ऐसा काम करना जड़ा नहीं AI नहीं कर सकेगी। अंदरून का है ना, आप समझ रहे हैं कॉन्टेक्ट, बात समझे आप। देख पे मैं बैठा हूँ और बंदा मेरे से बात कर रहा है, कहता AI वैसे यूरोप का है ना, अमेरिका ने नहीं ना ऐसा पता क्या की है। मैं कहा शुरू तो उधरों ही होया जर्मनी तो, ते हुण अमरीका इनू खरीद रहा है। कहता मेरे फोन च हैगी है भाजी। मैं कहा जी वेरी गुड, बहुत अच्छी गल है। तो एक तो AI ये है ना कि वो एक आई, ये भी एक है कि वो दज्जाल की एक आई है AI। तो ये बातें चल रही हैं। मुझे हमेशा AI से ये प्रॉब्लम है कि वो एक तो आपसे आपकी मसल मेमोरी छीन रही है, आपसे आपकी क्रिएटिविटी छीन रही है, और दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक ब्लैक बॉक्स है। वो आपको लॉग नहीं दे रही कि मुझसे ये गलती हुई थी तो ये इस वजह से हुई थी और इसको ठीक कर लो। तो इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? और दूसरी मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी मोट AI पे खड़ी है तो एनीवन विद अ क्रेडिट कार्ड, जिसके पास बड़ा क्रेडिट कार्ड है, फिर उसकी मोट सबसे बड़ी होगी, तो फिर हम उसके सामने झुकना पड़ेगा हमें। तो आपकी मोट कभी भी वो नहीं होनी चाहिए जो कोई भी ले सके, यानी कि आपका किला जो है वो यूनिक होना चाहिए, और वो तभी होगा जब वो इंटेलेक्ट पे बेस्ड होगा इंस्टेड ऑफ AI। तो इन दो मामला के साथ आप किस तरह डील कर रहे हैं? सो इसमें ऐसे ही है, अभी हम जैसा मैंने अभी भी बताया, हम AI इनेबल्ड होना चाहते हैं, बट ऑन दोज थिंग्स ओनली जो एजेंटिक है, जो रेपिटेटिव है। ऑब्वियसली जो बाकी चीज़ें हैं उसमें आपका इंटेलेक्ट है तो आप इस बिजनेस में सर्वाइव कर पा रहे हो, ठीक है। सो वो दैट इज ऑलवेज ऑन द टेबल। ओके, उसमें जो मसल मेमोरी की भी जहाँ तक बात है, बट जैसा एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं कि हमारा एक प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है, उसमें हमने लीड हंट करनी होती है, यानी जिन ब्रांड्स के साथ हमने काम करना है हमने उनको हंट करना है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत ज़्यादा मसल मेमोरी वाली बात है नहीं है, ठीक है। इट्स बीन 5 years वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, सो नाउ वी नो कि भाई मेजर क्या ही चीज़ें हो सकती हैं, यानी वो एक आइट्रेशन की भी एक लिमिट है ना, इसके बाद आइट्रेशन भी बहुत देर बाद आती है, ठीक है, ठीक है। सो अगर हम एक काम जितनी परम्यूटेशंस हो सकती हैं उससे गुजर आए हैं, यस, तो अगर उस चीज़ में हम इतनी आगे आ चुके हैं तो उसको AI पे मूव करना फिलहाल हमारा एजेंडा है। और बाकी चीज़ें जहाँ हमें लगता है कि यार अभी रूम है इम्प्रूवमेंट का, जहाँ इम्प्रूव है अपने इंटेलेक्ट का ऐड होने का, वहाँ पे अभी हम उसको टच भी नहीं कर रहे, ठीक है। सो इसमें हम बहुत सॉर्टेड हैं कि हमारी प्रोप्राइटरशिप हमेशा यही रहेगी कि जो जिस चीज़ पे हम खड़े हैं, यानी मोखू जिन चीज़ पे खड़ा है वो हम फाउंडर्स या हमारे जो लोग हैं जो उनका इंटेलेक्ट है वो चीज़ें,
सो उस चीज़ को कभी हम एआई को ऑब्वियसली रिप्लेस, अगर हम एआई से ही वही सारी चीज़ें करा लेते हैं तो फिर वही बात है कि फिर एक पॉइंट आएगा ऐसा कि जिसके बाद मेरी स्केलेबिलिटी रुक जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब मैं कुछ नया ऐड ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, मेरी मसल मेमोरी 100% ऑप्टिमैलिटी आ गई तो उसके बाद कुछ नहीं कर पा अब मैं क्या ही करूँगा। हाँ ठीक है, सब चीज़ें तो एआई कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ फिर। ठीक है। सो ऑब्वियसली इसमें हमेशा ये चीज़ रहेगी, ह्यूमन इंटरवेंशन तो रहेगी, और एआई को इसमें आने में भी इस पॉइंट पे भी मे बी आने में भी बहुत सा टाइम अभी बाकी है, जिसमें एआई, अब तो खैर वैसे एआई को मैनेज भी करना शुरू हो गई हैं। लोग 2 डिफरेंट मॉडल्स को एक ही जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक को कहते हैं तुम टीम लीड हो, एक को कहते हैं कि तुमने आर्किटेक्ट डिज़ाइन करना है, और तुम अप्रूवर हो, तुम एग्जीक्यूटर हो, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट तक तो यही आ गई है। बीप बॉप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। हम कह रहे हैं बड़ा फाइनल काम हो रहा है, बाद में जब वो हमारे ओवरलॉर्ड्स बन जाएंगे तो उन्हीं का एक रोबोट खड़ा होगा और वो हमें चपेट मारेगा और कहेगा कि डॉगी तुमने मुझे इनेबल किया था। अभी मैं मजे की एक वीडियो देख रहा था कि वो कुछ ना स्विंग का काम कर रहे थे, कुछ सी रहे थे कपड़े किसी फैक्ट्री में। उन्होंने ना ऊपर कैमरे लगाए हुए थे उनके ऊपर ना, उन जो वर्कर्स है, और वो एआई को ट्रेन कर रहे हैं तो कैसे सीते हैं। हाँ, ऊपर बंदे ने यही लिखा हुआ था, यही बंदे जो ये कर रहे हैं यही अपनी जॉब लूज करा रहे हैं इसके थ्रू। लेकिन उनकी भी मजबूरी है ना, उनको किसी ने कहा कि ये बड़ी फाइनल चीज है। जैसे मेटा ने आपको इस वक्त फुद्दू बनाया हुआ है, वो कहती है कि ये मेरी ग्लासेस लगाओ और तुम एक काम करो, बगैर फोन उठाए रिकॉर्डिंग करो। वो ये नहीं कर रही, वो ये देख रही है कि इंसान देखता किस तरफ है, बिल्कुल, और उसका बिहेवियर क्या है। फिर इसकी बेस पे वो एड से भी आपसे पैसे कमाएंगे, और वो कहेंगे कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ऐनक में ऐड ना आए तो पैसे दो, सब्सक्रिप्शन पे करो इस चीज। बिल्कुल ऐसे तो ये बड़ी इंडस्ट्री इस हवाले से तो डेंजरस है। मेटा तो वैसे भी, मेटा इज फेमस फॉर देयर डेटा, दे आर नॉट सोशल मीडिया कंपनी, बेसिकली दे आर डेटा कंपनी। जी, वो उन्होंने 10 साल अपनी मशीन लर्निंग इसलिए की है और इतना डेटा स्टोर इसलिए किया कि वो यूजर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें मोहू भी खड़ा है जो मेटा एआई को अपनी बिजनेस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होने देता नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी लीड कॉस्ट बढ़ा दूंगा, लेकिन हम भी उसको कहते हैं कि बढ़ा के दिखाओ। लड़ रहे हैं ना उससे। तो मेरा ख्याल है अगर टर्मिनेटर हो जाएगी अगले 50 साल में एक्चुअल में, तो वो जो जॉन कॉनर जिस टीम को लीड कर रहा था उसका लीडर मैं ही हूँ जो खिलाफ खड़ा है एआई के। नहीं, ये है। उसके अलावा भी अगर आप जिस तरह कोवर्क है, क्लाउड का कोवर्क है, अगर आप उसको अपने सिस्टम में इनेबल कर रहे हो तो यू आर अलाउइंग एआई टू सरफेस ऑन योर। आपको पता है मजेदार बात कि न्यूरल नेट को चढ़ने के लिए बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल रैम और मेमोरी चाहिए, तो वो आपकी कंप्यूट यूज कर रहे हैं अपना सिस्टम बेहतर करने के लिए। डू यू नो दैट? एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि जब आप इनकी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो वो उसमें ये चीज़ मेंशन भी करते हैं क्लाउड वगैरह कि हम अब आपके डेटा से अपना सिस्टम को ट्रेन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। जब आप फ्री यूज़र हो तो वो आपसे ही सीख रहा है। जैसे मेरे एक दोस्त, मुझे एक मज़े की बात याद आ गई। मेरा एक दोस्त है, वो डेवलपर है, तो डेवलपर ज़ाहिर है उन्हीं की लाइफ में सबसे ज़्यादा एआई आई है। ठीक है। वही सबसे ज़्यादा इससे डरे भी हुए हैं। तो अब कहता है कि ना, मेरे बॉस ने मुझे एक चीज़ कही, कहता है कि ना तुमने पता है क्या करना है तुम लोगों ने, कि तुमने क्लाउड से काम करवाना है, वो काम ठीक कर देगा ना, तुमने कहना गलत किया तुमने। कहता है कि क्योंकि क्लाउड तुम्हारे डेटा से ट्रेन हो रहा है, तो तुम लोगों का काम ये बनता है कि तुम उसको को काम ठीक उसने कर दिया, डिप्लॉय करो, और क्लाउड को कह दो तुमने गलत काम किया। ठीक है, ताकि मॉडल ही गलत ट्रेन हो जाए। ठीक है, ताकि ह्यूमन रह ही रहे। सो लोग इस तरह से भी चीज़ों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं। बट खैर ये तो है। मतलब ये ऐसी बात ही है कि रोबोट्स की जो है लिफ्टिंग हो गई और एज ऑफ एआई आ गई, और अब रोबोट आपको मारने आया है, तो अब आप अपना गोश्त काट के दिखा रहे हैं कि देखो मुझे तो मेटल की टांग डली हुई है, तो मुझे ना मारो, मैं तो तुम पे डिपेंडेंट हूँ पहले से, साइबरनेटिक हूँ मैं भी अंदर से, ऐसे ही है बिल्कुल। आई एम अ साइबोर्ग। ये ऐसी बात ही ना, माफी दे दो, बड़ी बात है। बहरहाल आई डोंट थिंक कि अपलिफ्टिंग ऑफ एआई इज समथिंग। आपके ख्याल से एआई करेगा क्या? क्या ये टॉप ऑफ द लाइन कारीगरों को उड़ा देगा अमेज़न की फील्ड में स्पीकिंग, या ये मिड टियर को उड़ाएगा, या ये वाइप आउट किसको करेगा? सो डेफिनेटली जब भी कहीं पे कोई चीज़ पिसती है तो वो मिड टियर ही पिसता है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो मिडिल लेवल का स्किल्ड पर्सन है, वही पिसता है। क्योंकि बॉटम लाइन वाले जो लोग हैं उनके काम रिप्लेस करने के लिए आपको रोबोट्स चाहिए, वो जाहिर है इतनी आसानी से रेडीली अवेलेबल नहीं होंगे। अमेज़न की फील्ड की बात करें तो नालायक लोग नालायक कस्टमर के सामने ही खड़े हो सकते हैं, तो उनकी एक मार्केट तो हमेशा चलती रहेगी, 150 वाली टिकट की मिड टियर उड़ जाएगी, वो उड़ जाएंगे, वो उनको ये रिप्लेस कर जाएगी। तो माजरत के साथ आपकी 95% तो मिड टियर ही है जो कि थूक से पकौड़े तल रहे हैं। मालूम है आपको इस बारे में? बिल्कुल। जो लोगों को कह रहे हैं कि आएगा रिजल्ट इंशाल्लाह, फिलहाल मेरी चेयर खराब है,
$300 भेजें आप जरा, मैं चेयर दूसरी ले लूँ, फिर आगे बात करते हैं। हाँ। तो मिड टीयर आपकी तो 95% है, उनका क्या बनेगा? बस यही है, फिर वो इधर उधर डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाएंगे और कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, और ऐसे ही इकोनॉमी वर्क करती है। वन इंडस्ट्री ग्रोज एंड द अदर फॉल्स, और कहीं और अपॉर्चुनिटी निकलती है, वो कहीं और फिट हो जाते हैं। मतलब उनकी फील्ड स्विच होंगी। हाँ, जैसे field आज से switch हो कुछ साल जाएगी। पहले, कुछ साल नहीं, तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैं अपनी वीडियोस में कहता था कि जो एजेंसीज MVP और अपवर्क पे खड़ी हैं वो बंद होंगी, तो वो अब हो रही हैं। हो रही हैं, बिल्कुल हो रही वो हैं। अपना फर्नीचर फाइबर सेल पे अपवर्क लगा, वाली बिल्कुल ऐसे ही है, वो बंद होंगी। बंद हो रही हैं, तो ऐसे ही ये आवाज हम कुछ लोगों ने लगाई थी कि जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में पे हो नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो बंद होंगे। तो मुझे लगता है मीडियोकर भी जो इस फील्ड के हैं वो बंद होंगे। तो अभी मार्केट में जिन लोगों ने अपने पर्सनल ब्रांड खड़े किए हुए हैं, जो अपनी गाड़ियाँ, अपने लैपटॉप, अपनी मुफ्त के फेक स्क्रीनशॉट्स वाले डॉलर या इंस्पेक्ट एलिमेंट की फेकनेस करके घेरू करके बैठे हैं, और मतलब 3-4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है उसको लेफ्ट राइट करते हैं, इनका क्या बनेगा? मतलब ये इनका जो फाइनल एक्सपोजर होगा, क्या कंज्यूमर साइड अमेजोन वाले इनको एक्सपोज करेंगे या अमेजोन खुद इनको कौन एक्सपोज करेगा इनको? हु इज द सेवियर, मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारा आर्नल्ड शलवारनिकर कौन है? सो इनको एक्सपोज करने वाला जो है ना, AI इटसेल्फ ही रहेगी। जो जैसा हमने बात की, जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो VS के साथ काम करते हैं, वो AI पे मूव कर जाएंगे। और जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास इस चीज़ का टाइम नहीं है, वो ऑब्वियसली किसी एजेंसीज के साथ पार्टनर अप रहेंगे। सो व्हेन यू आर द मिड हायर टियर, लेवल इन्वेस्टमेंट फर्म्स टाइप, हायर लेवल इन्वेस्टमेंट फर्म्स टाइप, हाँ, मोखूज टाइप। वैसे मोखू जैसी और कंपनियां हैं पाकिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा नहीं जो क्लेम है, जो अगर कोई है तो शायद हमें भी इससे आगाह किया जाए, बट हमारा हम भी जो उससे क्लेम बिजनेस है करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी करें। सो अक्सर ना मैं और मेरे को फाउंडर खुरम बैठ के ना एक बात कर रहे होते हैं कि यार अगर हमें हमारी जैसी एजेंसी मिल जाए कोई, तो हम शायद इन्वेस्टमेंट भी कर लें। मैंने आपको शायद बताया था, इससे पहले हमने एक फिजिकल बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करके देखी, और ऐसा नहीं है कि कोई स्कैम हुआ, बट कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। तब आप मुझे नहीं जानते थे? तब हम आपको नहीं जानते थे। ओके। उससे पहले मैंने एक और इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसी ना गेट क्विक स्कीम टाइप कुछ कह लें, इस तरह की गेट चीज व्हाट क्विक? गेट रिच। गेट रिच ही करना है ना क्विक, और भी चीजें क्विक मिलती हैं। वो मेरे साथ उसमें भी वैसे आप स्कैम हो किसी गया। को कहें मुझे चाहिए गेट टी क्विक, कह देते हैं। अच्छा, तो खैर मैंने एक और जगह भी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि वो जो रिटर्न ऑफर कर रहे थे डिजिटल सॉर्ट ऑफ, डिजिटल इन्वेस्टमेंट डिजिटली ले रहे हैं, बिजनेस फिजिकली हो रहा है, और वो स्पॉन्जी स्कीम रही है जो हमें तब नहीं पता वो चला। हमरा वाले तो नहीं आप कह रहे, वो जो प्रोडक्ट्स ले लो? नहीं, वो एक महीना आ गया, मैं नाम भी ले सकता हूँ उनका, क्योंकि वो वैसे ही बहुत रुल गई हैं। सो वो स्कैमर है? स्कैमर है वो। सो लोगों को पता है, और शायद या मुझे भी बताएं यार। नहीं, अब तो खैर वो केस खुल गया, वो इतना रौला हो गया। मैंने खुद जाके, जो हमारे इदारे हैं, मैंने उधर जाके खुद भी कंप्लेन फाइल की हुई है, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं होप करता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं वो इस पर काम करेंगे। हुआ क्या उसमें? हुआ ये था कि एक बैटरी का बिजनेस था। अच्छा, बैटरी स्क्रैप, ये यूपीएस की बैटरी स्क्रैप का बिजनेस है। ठीक है। उस बंदे की जिसके साथ ये काम करती थी लड़की, ये तो नहीं वो जो आजकल आया हुआ केमिकल डालो डेड बैटरी जिंदा हो जाएगी? नहीं। अच्छा, ये थी एक इन्फ्लुएंसर थी। अच्छा। तो इन्होंने जो है ना अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से अमेजोन पे काम किया। होता वो कि भाई अब मैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स पे काम करती हूँ, पहले मैंने टेस्ट खुद किया, ट्राई किया, अब वो टेस्टेड है, और अब आप जो है ना मेरे साथ इन्वेस्ट करें। मैं भी उसका शिकार हुआ। जो पर्सनल उनका ब्रांड था ना, उनका एक ही पर्सनल ब्रांड था कि दो थे? एक ही था। एक पर्सनल ब्रांड? अच्छा, ठीक है। हाँ, एक ही पर्सनल ब्रांड था। सो उसकी बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाई, मैंने भी इन्वेस्टमेंट की, और वो स्कीम इस तरह की दिखाते थे कि दुकान भी हमारी, सारा सेटअप भी है, नहीं, वो सब था कुछ कि है। हम बैटरी स्क्रैप उठाएंगे, फिर उसको आगे रीसेल करेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे फिक्स्ड। यस, हाँ। फिक्स तो नहीं कहते थे, कहते तो वेरिएबल ही थे ऑब्वियसली। अच्छा। बट वो रिटर्न जो हम करते हैं ना, जैसा 3 to 5% मंथली, वो ऑफर कर रहे थे 5 to 7% मंथली। मतलब वो ये कह रहे थे कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ, बहुत सारा माल उठाएंगे, उसको आगे बेचेंगे, आपको रिटर्न देंगे। इवन के इस तरह का एक और शख्स है, उसके दांत गंदे हैं, बाल लंबे हैं, और वो आया पाकिस्तान। मैं आपको एक जायचा दे रहा हूँ, मैं बंदों को इस तरह जज करता हूँ, ठीक है, कि उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल किस किस्म के हैं, उसने जो घड़ी पहनी हुई है वो उसने 2 नंबर ब्रांड की घड़ी पहनी हुई है कि 1 नंबर छोटे ब्रांड की पहनी हुई है, और शलवार कमीज के अंदर उसकी बनियान नजर आ रही है। कि मैं ऐसे जज करता हूँ बंदों को, मैं एक शैलो इंसान हूँ, ठीक है।
एंड आई डोंट अपोलोजाइज फॉर इट। तो मैं बंदों को इस तरह जज करता हूँ, या कि वो मतलब पीछे से स्कूल कौन सा है, कॉलेज, इस तरह मैं जज करता हूँ। मैं एक जजमेंटल आदमी हूँ, मेरा काम ही ये लोगों के साथ डील करने का। तो अगर मैं किसी की डेप्थ में जाना शुरू करूंगा तो मुझे एक बंदे के लिए 24 घंटे चाहिए, वो तो मेरे पास है नहीं। तो एक बंदा है, उसके दांत गंदे हैं, बाल लंबे हैं, 3 पीस वो सूट पहनता है आजकल के दौर में फुल गर्मी में, और वो आया पाकिस्तान। उसने कहा लोगों को फुद्दू बनाने का तरीका है कि सेलिब्रिटी के साथ आप बैठे हैं तो लोग आपको बड़ा जेन्युइन मानते हैं। उसने एक पॉडकास्ट सीरीज की 15 बिगेस्ट सेलिब्रिटीज के साथ बैठा, और उस पर उसने कोई 10-12 करोड़ रुपया लगाया। वसीम अकरम के साथ बैठा और एक्टर्स के साथ बैठा, ये कर कुर के उसने पॉडकास्ट बनाई, एमी यूजलेस पॉडकास्ट नाम हो गया उसका। उसके बाद वो उसने कहा कि मैं दुबई में होल्ड को चलाता हूँ, आपने मेरे पास इन्वेस्ट करना है, मैं आपके नाम की स्क्रीनें लगाऊंगा, ये स्क्रीन नहीं होती जो एड्स में स्क्रीन यूज होती है सड़कों पे, वो लगाऊंगा, आपको फिक्स रिटर्न्स आएंगे। उसमें किया है कि बहुत सारे लोगों से बहुत सारे पैसे ले लेके उनको मीनियल रिटर्न्स देता रहा, और मतलब किसी ने पैसे वापस मांगे तो एक के पैसे दूसरे को दे दिए, दूसरे को तीसरे को दे दिए। एनीवेज उसके खिलाफ अभी तक केस भी नहीं हुआ, क्योंकि जिसने उससे पैसे वापस मांगे हैं ये वो दे भी देता है। बट बात ये है कि वो पैसा इतना इकट्ठा कर गया, अगर उस सारे पैसे को क्रिप्टो में या गोल्ड में या किसी चीज में डाल दे तो ना वो लाइफ के लिए सॉर्टेड है। तो लोगों ने बस उसको सेलिब्रिटी के साथ देखा, मुझे उसका नाम एक्चुअली नहीं याद आ रहा वरना मैं ले लेता, सेलिब्रिटी के साथ देखा और ऑथेंटिसिटी को मान लिया। इसी तरह आपने उन खातून को उनके जो 2 पर्सनल ब्रांड्स थे उनकी वजह से देखा, एक ही पर्सनल ब्रांड एक पर्सनल ब्रांड की वजह से देखा और उन पे यकीन कर लिया। फिर आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? मैंने उनके साथ 9 लाख किया था वैसे तो इन्वेस्ट। डॉलर? 9 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, और 1 महीना आई थिंक रिटर्न आया है, और उसके बाद कितना? 50,000 था यार क्या फाइनल। तो बस उसके बाद उनके लिए आपकी टिकट साइज 8.5 लाख बिल्कुल सही बात है। खैर वो उनका क्लेम यही रहा है कि मेरे साथ भी स्कैम हुआ है, जो वो मेन बंदा था। ओहो। मैंने भी उन पे केस फाइल किया हुआ है, वो खैर बड़ी लंबी कहानी चली, और वो कुछ जेल आया भी गया। अभी तक तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। 1 रुपया भी नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कुछ वो जो खातून है वो पाकिस्तान फ्लैट कर गई? नहीं, अभी इधर ही है जेल में। नहीं, वो जेल में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है ना वो करवाई थी उस बंदे के साथ, यानी उसके अकाउंट में पैसे जाते थे डायरेक्टली। अच्छा, ये सिर्फ आगे उसका फेस थी। हाँ, ये और प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट करती थी, वो इसको देता था शेयर। अच्छा, यानी मेरा अगर 50,000 है ना, तो उसी का वो 1 लाख देता था उसके